तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आप लोग जैसा सीरीज चाहते थे वैसा सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है और मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना स्टार्ट करूँगा आज से। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्लास 10th साइंस जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण से एक ही वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका बहुविकल्पीय का, अति लघुत्तरीय का, लघुत्तरीय का, दीर्घोत्तरीय का, सब हमने इंक्लूड किया है। वीडियो थोड़ा बड़ी है लेकिन पूरा संपूर्ण आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। इससे बाहर मतलब इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो का टारगेट हमने रखा है सिर्फ 1000 लाइक का, मात्र 1000 लाइक का। ठीक है, तो आई होप आप इसको जरूर से मदद करेंगे हमारी इसको पूरा करने में, और मैं आपकी मदद करूंगा हमेशा। पूरा टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, क्योंकि अभी टाइम टेबल नहीं आया है। ठीक है, इसलिए पूरा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आप यह है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो रिएक्शन किया गया है, ये रिएक्शन में आपको बताना है कि ये रिएक्शन किस प्रकार का है। संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe बना रहे हैं। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम है, और देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम क्या किया है कि इस लोहे को अलग करके और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया, क्योंकि एल्युमिनियम जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी इसकी क्रियाशीलता अधिक है लोहे से, तो लोहे को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, मतलब इसको अलग कर दिया है, तो ये अलग करके इसके साथ अभिक्रिया कर लिया ऑक्सीजन के साथ। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपको बताना है, संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन की विस्थापन अभिक्रिया। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा पहले क्वेश्चन का। तो सबको मालूम है कि क्या कर दिया, इसको Fe को क्या कर दिया, विस्थापित करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया। ठीक है, तो ये कौन सा कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी आंसर उन्होंने दिए था, सभी लोगों का आंसर क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन दूसरा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। कह रहा है कि जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है, जो फोटोग्राफी में हम लोग जो श्याम श्वेत होती है फोटोग्राफी में, वो प्रयुक्त होती है, मतलब किस चीज़ का वो बना रहता है। ठीक है, आपको ऑप्शन ए AgCl, ऑप्शन बी PbNO3 ट्वाइस, कि FeSO4, कि CaCO3 बताना है। तो बताइए कि क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, क्या होता है इन चार ऑप्शन से आपको बताना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस बार भी 2022 बोर्ड एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा इस प्रश्न का है। तो बताइए क्या होगा। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी FeSO4। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है FeSO4। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3, कि PbNO3 ट्वाइस, कि PbNO2 ट्वाइस, की PbO बताना है। चार ऑप्शन में से कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 ट्वाइस। क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस होता है। आई होप आपको यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर चौथा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। कह रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, भौतिक और रासायनिक, क्या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबको मालूम मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब दूध से दही बनता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जब दूध से दही बन जाता है तो दही का अपना रासायनिक गुण अलग होता है और दूध का अपना अलग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस स्लिप में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है।
कह रहा है कि 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड विलयन कॉपर धातु, कि मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एल्युमिनियम धातु, कि फेरस क्लोराइड विलयनम फेरस सल्फेट विलियम सिल्वर धातु, कि सिल्वर नाइट्रेट विलियम कॉपर धातु। बताइए, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म में से कौन सा युग्म ऐसा है जो प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वह है सिल्वर नाइट्रेट विलियम कॉपर धातु। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट विलियम कॉपर धातु। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 5वां क्लियर हो गया। तो बहुविकल्पीय 5 प्रश्न थे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बाहर नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम साफ क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर सिंपल सा है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व इसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो वायु की उपस्थिति में वायु के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो कि इसे दहन करने में क्या होती है, सहायक नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उसे रेगमार्क बालू पेपर से इसको रगड़ के उस मैग्नीशियम ऑक्साइड परत को हम लोग साफ करते हैं और इसके बाद उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है ताकि वो आसानी से जल पाए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 6, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न है। तो सिंपल सी बात है कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी वो ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से बच जाती है। कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए कर देते हैं क्योंकि पेंट करने से वायु में जो उपस्थित नमी होती है और ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए वो जंग लगने से क्या हो जाता है, बच जाता है। इसलिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। वो सिंपल सा प्रश्न है, कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होगा इसका। चलिए प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। कह रहा है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रोजन से अभिक्रिया इसलिए करते हैं कि वायु में उपस्थित नमी के कारण वो अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, और ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित भी रहें, इसलिए हम नाइट्रोजन से क्या करते हैं, उसकी नाइट्रोजन से वो हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, अतः रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण मतलब संतुलित करना किसी भी रासायनिक समीकरण को क्यों आवश्यक होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है कि जिसके दोनों तरफ मतलब कि अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और उसको मतलब संतुलित करना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि
द्रव्यमान को न तो ह्रास किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सभी द्रव्यमानों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, हम लोग संतुलित करते हैं कि ताकि सभी के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, ताकि द्रव्यमान हम लोगों का बराबर मिल पाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट, ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसमें। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 था और प्रश्न नंबर 10 देखिए यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 10 है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वो है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। तो कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो आपका ऑक्सीकरण चाहे उपचयन होगा और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी उसे हम कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 10वां था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोगों को तैयार करके जाना है। जितना प्रश्न बता रहा हूँ सभी बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। प्रश्न मतलब यह जो आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी प्रश्न हमने इंक्लूड कर रखा है, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको अगर इतना प्रश्न याद कर लेते हैं, ठीक है, जितना मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये प्रश्न नंबर 10वां था और प्रश्न नंबर 11 जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आ गया। प्रश्न नंबर 11 है कि ऊष्माक्षेपी जिसे दहन कहते हैं एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर उत्पाद निर्माण हो और उत्पाद के साथ साथ वहाँ पे ऊष्मा भी क्या हो, प्रवाहित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसा अभी एग्जाम्पल में देखिए मीथेन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है और देखिए ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ये उत्पाद, ये अभिकारक होता है उत्पाद और उत्पाद के साथ देखिए ऊष्मा बाहर निकल रही है ना, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब कि अभिकारक में ही यहाँ पे ऊष्मा की जरूरत होती है या तो उत्पाद में हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मा से माइनस करेंगे। तो उत्पाद में ऊष्मा से माइनस करने का मतलब हुआ कि अभिकारक में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, ऊष्मा घट रही है, मतलब ऊष्मा इसमें चाहिए तो ये ऊष्मा इसमें चला आता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं। एग्जाम्पल भी हमने दे रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर जो 11 था क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कह रहा है कि कोई भी लोहे की कील है और उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं ना तो विलयन का रंग बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका उत्तर कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। सबको मालूम है कि जो लोहा है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। इसलिए उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसा अभिक्रिया का समीकरण भी देख रहे हैं, देखिए एफिल आयरन है और कॉपर आपका सल्फेट है, FeCuSO4 कॉपर सल्फेट जो कि जलीय विलयन एक्वायस है, ठीक है। अब ये अभिक्रिया करके देखिए Fe कॉपर को अलग कर दिया, अब SO4 के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर देखिए अलग हो गया, ठीक है। इसलिए उसके कलर चेंज हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न नंबर 12, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो प्रश्न नंबर 12 क्लियर। अब प्रश्न नंबर हम बढ़ेंगे 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 जो है ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तो तैयार किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। ये प्रश्न नंबर
जो 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण समझाइए। प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस प्रश्न को तैयार करके जाना है। पहले आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसलिए हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आप में लिख दिया हूँ ताकि आप समझ पाएंगे कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो बनाता क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मैग्नीशियम है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दो तत्व, देखिए दो या दो से अधिक तत्व जब अभिक्रिया करके एक नया तत्व का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए, मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों अभिक्रिया करके, ये तो अभिकारक हैं, दोनों अभिक्रिया करके देखिए उत्पाद बना रहा है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब ये कितने प्रकार का होता है इसको देखना है, तो हेडिंग डालना है पड़ेगा आपको, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, लिखा है कि मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला, संयोजन, जिसे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल बात करूं तो दो या दो से अधिक अभिकारक या दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर केवल एक उत्पाद जो बनाता है उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बनाती है। देखिए, जैसा कि एग्जांपल है, ये सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए दो अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। देखिए, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, ये दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर दिया, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जस्ट उसका संयोजन का उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत धारा संपन्न होती है। कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि उसमें आपका दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद निर्माण करता था ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक उत्पाद जो होगा ना वो एक अभिकारक ना कई उत्पादों में विखंडित हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा के साथ, मतलब उष्मा से इसको अभिक्रिया कराया, उष्मा देकर इसको अभिक्रिया कराया, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। तो देखिए, एक अभिकारक टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करा दिया था, ऐसा वियोजन अभिक्रिया करते हैं। वियोजन अभिक्रिया देखिए उष्मा पे भी डिपेंड करता है, प्रकाश की उपस्थिति में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, विद्युत धारा में भी। तो तीन प्रकार से होती है वियोजन अभिक्रिया, उष्मा देकर भी, प्रकाश की उपस्थिति में भी और विद्युत धारा में, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा इसमें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग विकल्पीय में भी एक प्रश्न देखा था, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है। एक प्रकार से कहा जाए
तो अधिक क्रियाशील वाला जो पदार्थ होता है कम क्रियाशील वाले पदार्थ को क्या कर देता है, उसको अलग कर देता है। जैसे लोहा है और एक कॉपर सल्फेट, इन दोनों के साथ अभिक्रिया करा जाए तो लोहा अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को अलग कर देगा, और यहाँ पे सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर देगा। तो देखिए FeSO4 इसके साथ हो गया, कॉपर को अलग कर दिया, तो यह FeSO4 फेरस सल्फेट बना दिया और कॉपर आपका अलग हो गया। तो ऐसा विस्थापन अभिक्रिया या उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न कह रहा हूँ सॉरी, तीसरा का इसका रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। चलिए अब चौथा देख लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौथा है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए यह अभिक्रिया क्या होती है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदला हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होता है। कह रहा है कि मेरे प्यारे बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है ना कि जैसे देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पे सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा रहा हूँ, तो इसमें का जो बेरियम होगा ना वह यहाँ पे सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर देगा, ठीक है। तो देखिए बेरियम सल्फेट के साथ, और जो बच जाता है क्लोरीन और सोडियम, ये दोनों एक साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों मिलकर क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट बना दिया और सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। तो यही होता है द्विविस्थापन का मतलब कि यहाँ से इसमें के एक और इसमें के एक दोनों मिलकर एक साथ मिल जाएंगे, दो बच जाएंगे, वो अपने आपस के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बना देंगे, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। एक पांचवा होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे अपचयन उपचयन कहते हैं, तो जो अभी मैं अब उसको पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है, जस्ट इसके पहले ही। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा चैप्टर हमने कवर कर रखा है, ठीक है, इस नई वीडियो में। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह मैं पूरा चैप्टर वाइज हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर कर दूंगा हर एक सब्जेक्ट की। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।